एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, राइट? इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ सेल डेथ के बारे में, नेक्रोसिस के बारे में। लेकिन नेक्रोसिस के बारे में बात करने से पहले हम इसके पीछे की स्टोरी समझ लेते हैं। हम सेल डेथ तक कैसे पहुंचे, नेक्रोसिस तक हम कैसे पहुंचे, इस स्टोरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, मान लेते हैं कोई इंजूरियस स्टिमुलस आया और उस इंजूरियस स्टिमुलस की वजह से सेल में रिवर्सिबल इंजरी हुई, राइट? अब रिवर्सिबल इंजरी के बाद यदि इंजूरियस स्टिमुलस रिमूव हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में लौट आती है। लेकिन यदि इंजूरियस स्टिमुलस परसिस्टिंग नेचर का है, यानी कि लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए सेल पर एक्ट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सेल में इरिवर्सिबल इंजरी होती है। और जब सेल में इरिवर्सिबल इंजरी होती है तो सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं लौट सकती। देन व्हाट विल बी द फेट ऑफ इरिवर्सिबली इंजर्ड सेल? जिस सेल में इरिवर्सिबल इंजरी हो गई है उसका क्या भविष्य होगा? सो द सेल विल इंटर इन प्रोसेस ऑफ डेथ। दैट सेल विल अल्टीमेटली डाई। तो वही हम बात करने जा रहे हैं आज प्रोसेस ऑफ सेल डेथ के बारे में, दैट इज नेक्रोसिस, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्रोसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्रोसिस। देखो, नेक्रोसिस के लिए हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डेथ। ओके, सो आई कैन राइट हियर इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डेथ। और नेक्रोसिस हमेशा पैथोलॉजिकल कंडीशन में ही होता है, राइट? देखो, जब मैं आपको एपोप्टोसिस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी, यानी कि एपोप्टोसिस में भी फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, बट नेक्रोसिस इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल, राइट? ओके, सो लेट मी राइट हियर, नेक्रोसिस इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल, always pathological. Okay, so this is a important difference between necrosis and apoptosis. What is the difference? Necrosis is always pathological and apoptosis is pathological and physiological, right? Okay, easy story. चलो अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ नेक्रोसिस की। नेक्रोसिस में कौन सी मैकेनिज्म होगी? ओके, सो मैकेनिज्म फर्स्ट मैकेनिज्म इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के डीनेचुरेशन से नेक्रोसिस हो सकता है, और एंजाइमेटिक लीकेज और enzymatic digestion of cells, right? Enzymatic digestion of cells। तो नेक्रोसिस की ये दो टाइप्स की मैकेनिज्म देखने को मिलती है। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड सेकंड इज एंजाइमेटिक लीकेज और एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल्स। ओके, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस की। तो नेक्रोसिस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन कोगुलेटिव नेक्रोसिस, सेकंड लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, केजियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस एंड गैंग्रीनियस नेक्रोसिस। These are the different types of necrosis, right? Okay, so let me write all types of necrosis. Okay, so first is coagulative necrosis, and it is most common type of necrosis. Okay, so first is coagulative necrosis, second liquefactive necrosis, third is caseous necrosis, Fourth,
फैट नेक्रोसिस, फिफ्थ fibrinoid necrosis, fibrinoid necrosis, and last gangrenous necrosis, gangrenous necrosis. So these are the 6 types of necrosis: coagulative necrosis, liquefactive necrosis, caseous necrosis, fat necrosis, fibrinoid necrosis and gangrenous necrosis. ओके तो अब हम एक एक टाइप के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोआगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के बारे में। इन दोनों की हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, इसलिए एक साइड में लिखूंगा लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस और दूसरी तरफ कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है, ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो हियर आई कैन राइट कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, coagulative necrosis and liquefactive necrosis, right? अब इन दोनों की हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस। जितने भी नेक्रोसिस के हमने टाइप्स पढ़े हैं उन सब में coagulative necrosis is the most common type of necrosis. Okay, so I can write here it is most common type of necrosis. Second point, mechanism. coagulative necrosis में कौन सी मैकेनिज्म होगी? देखो नेक्रोसिस में हमने पहले ही पढ़ लिया था कि नेक्रोसिस में 2 टाइप्स की मैकेनिज्म होती है। पहला डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और दूसरा एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल्स। तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होगा, राइट? सो इन कोआगुलेटिव नेक्रोसिस डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मैकेनिज्म दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सो आई कैन राइट हियर denaturation of protein. Coagulative necrosis is due to denaturation of protein. So this is the second point. Now third point, अब देखो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में सेल का डाइजेशन नहीं हो रहा है, एंजाइमेटिक डाइजेशन नहीं हो रहा है। एंजाइमेटिक डाइजेशन लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में होता है। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में सिर्फ प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो रहा है। ऐसी कंडीशन में सेल का आर्किटेक्चर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में प्रिजर्व रहेगा, राइट? ओके, सो थर्ड पॉइंट, टिश्यू आर्किटेक्चर। टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व्ड, टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व्ड, दिस इज द थर्ड पॉइंट। अब हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में। तो देखो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस कहां-कहां देखने को मिलेगा। सो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस कैन बी सीन इन ऑल सॉलिड ऑर्गन्स एक्सेप्ट ब्रेन, राइट? ब्रेन में लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। तो देखो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस सारे सॉलिड ऑर्गन्स में देख सकते हैं एक्सेप्ट ब्रेन, ओके? सो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस कैन बी सीन इन ऑल सॉलिड ऑर्गन्स, in all solid organs except brain, right? except brain. कौन से solid organs except brain? like heart is the most common organ in which we can see coagulative necrosis. Okay, so heart is most common. Heart, liver, heart, liver, kidney. So these are the solid organs in which we can see coagulative necrosis. Okay? अब देखो heart is the most common organ in which we can see coagulative necrosis. कैसे? देखो समझते हैं। मान लेते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज के केस में जब कोरोनरी आर्टरी या फिर इसके ब्रांचेस में ब्लॉकेज हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इस्चेमिक कंडीशन डेवलप होती है, हाइपोक्सिक कंडीशन डेवलप होती है, हार्ट के टिश्यूज को एनफ सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो ऐसी कंडीशन में हार्ट में इरिवर्सिबल इंजरी होगी और इरिवर्सिबल इंजरी के बाद
सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में तो लौट नहीं पाएगी, तो उसमें नेक्रोसिस होगा, राइट, एंड दैट नेक्रोसिस इज कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, राइट. Okay, so coagulative necrosis can be seen in solid organs like heart, kidney, liver, spleen, but heart is the most common organ in which we can see coagulative necrosis. Clear है? Okay, so I can write here ischemic infarction of solid organs, right? So ischemic infarction of solid organs. Ischemic infarction of solid organs. ओके, अब हम बात करते हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के बारे में, ठीक है. ओके, तो देखो इसमें कौन सी लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में कौन सी मैकेनिज्म देखने को मिलेगी. सो एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल्स, right? In coagulative necrosis we can see denaturation of protein, and in liquefactive necrosis enzymatic digestion of cells, right? So enzymatic digestion of cells. देखो अब लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में सेल्स का एंजाइमेटिक डाइजेशन हो रहा है. कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में सिर्फ प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो रहा था, लेकिन लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में सेल्स का एंजाइमेटिक डाइजेशन हो जा रहा है. इस कंडीशन में टिश्यू आर्किटेक्चर का लॉस हो जाएगा, राइट. ओके, सो इन लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस लॉस ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर, लॉस ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर. ओके, नाउ एग्जांपल्स की बात करते हैं. हमने कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में बात किया था इन ऑल सॉलिड ऑर्गन्स एक्सेप्ट ब्रेन. ब्रेन में लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है. ओके, सो आई कैन राइट हियर इस्चेमिक इंफ्रैक्शन ऑफ ब्रेन इन लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस. सो एग्जांपल, इस्चेमिक इंफ्रैक्शन ऑफ ब्रेन, इस्चेमिक इंफ्रैक्शन ऑफ ब्रेन. इसके अलावा कहां पे देखने को मिलेगा लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस? इन फंगल इंफेक्शंस, राइट. ओके, सो इन फंगल इंफेक्शंस और एब्सेस के केस में भी लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है. सो दिस इज ऑल अबाउट कोआगुलेटिव एंड लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस. ओके, तो चलो एक बार क्विकली कोआगुलेटिव और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस को रिवाइज करते हैं, ठीक है. ओके, सो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस. सो इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस. फर्स्ट पॉइंट, इन मैकेनिज्म की बात करें तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इन कोआगुलेटिव नेक्रोसिस एंड एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल्स इन लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस. क्लियर? ओके, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहता है, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में टिश्यू आर्किटेक्चर का लॉस हो जाता है, राइट. एग्जांपल्स की बात करें तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में इन ऑल सॉलिड ऑर्गन्स एक्सेप्ट ब्रेन, इन ऑल सॉलिड ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, लिवर, स्प्लीन, और हार्ट इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन विच वी कैन सी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस. लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के एग्जांपल्स की बात करें तो ब्रेन में इस्चेमिक इंफेक्शन ऑफ ब्रेन और फंगल इंफेक्शंस और साथ ही साथ एब्सेस के केस में हमें लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कोआगुलेटिव एंड लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस. तो अब हम स्टार्ट करते हैं केजियस नेक्रोसिस और फैट नेक्रोसिस के बारे में, राइट. सो लेट्स स्टार्ट केजियस नेक्रोसिस. केजियस नेक्रोसिस. देखो यहां पर केजियस का क्या मतलब है. केजियस मींस चीज लाइक. तो मॉर्फोलॉजी में आई कैन राइट हियर चीज लाइक अपीयरेंस, बिकॉज कैसियस का मतलब ये चीज लाइक. कैसियस मींस चीज लाइक. सो इन मॉर्फोलॉजी इट हैज चीज लाइक अपीयरेंस. चीज लाइक appearance. Okay,
Now second point, caseous necrosis is intermediate form of coagulative and liquefactive necrosis. आपने चीज देखा है, cheese is neither completely solid nor completely liquid, and coagulative necrosis is completely dry, liquefactive necrosis is completely wet, and cheese is intermediate form of dry and wet. So I can write here that caseous necrosis is intermediate form. So it is intermediate form of coagulative and liquefactive necrosis, right? Okay, so these are the two important points about caseous necrosis. अब हम बात करते हैं examples की. So caseous necrosis can be seen in the case of tuberculosis. Most important example of caseous necrosis, tuberculosis. Tuberculosis में क्या देखने को मिलता है? Caseating granuloma. So I can write an example. In example, tuberculosis. First example, tuberculosis. Caseating granuloma in tuberculosis. अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस के अलावा दूसरा एग्जांपल याद आ रहा है कोई? राइट, फंगल इन्फेक्शंस के केस में भी हमें caseating necrosis देखने को मिलता है. सो फंगल इन्फेक्शंस, like histoplasmosis, and blastomycosis. So example, tuberculosis and fungal infections like histoplasmosis and blastomycosis. So this is all about caseous necrosis, right? तो चलो अब हम बात करते हैं फैट नेक्रोसिस के बारे में. सो फैट नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस दो प्रकार का हो सकता है. इट मे बी of two types. First is traumatic and second enzymatic. So fat necrosis, first is traumatic and second is enzymatic. Okay, तो ट्रोमेटिक में एग्जांपल क्या है? ब्रेस्ट. देखो, ब्रेस्ट में चोट लगने के केस में, एक्सीडेंट के केस में ब्रेस्ट में ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस देखने को मिलता है. ओके, सो इन ट्रोमेटिक एग्जांपल इज ब्रेस्ट. इन द केस ऑफ एक्सीडेंट. एंड इन एंजाइमेटिक example, omentum and mesentery. Omentum and mesentery in enzymatic fat necrosis, right? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं. फैट, ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस में व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ फैट ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस? सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ traumatic fat necrosis is breast cancer. So differential diagnosis of traumatic fat necrosis, breast cancer, right? तो चलो एक बार क्विकली देख लेते हैं. फैट नेक्रोसिस दो प्रकार का हो सकता है, पहला ट्रॉमेटिक और दूसरा एंजाइमेटिक. ट्रॉमेटिक में एग्जांपल ब्रेस्ट. It can be seen in the case of accident. Differential diagnosis की बात करें, ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस की तो ब्रेस्ट कैंसर, और एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस का एग्जांपल के बारे में बात करें तो it can be seen in omentum and mesentery. Okay, so this is all about caseous and fat necrosis. तो लास्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं फिब्रिनॉइड और
गैंग्रीनस नेक्रोसिस के बारे में, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं फिब्रिन वायर्ड नेक्रोसिस। फिब्रिन वायर्ड नेक्रोसिस, fibrin wire necrosis. Why it is called fibrin wire necrosis? Because of deposition of fibrin. Fibrin deposition is the characteristic feature of fibrin wire necrosis. ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में हमें फिब्रिन का डिपोजिशन दिखता है, इसलिए हम मॉर्फोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इन मॉर्फोलॉजी फिब्रिन डिपोजिशन, फिब्रिन। ओके, मॉर्फोलॉजी के बाद अब हम पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं। कहां पर फिब्रिन वायर्ड नेक्रोसिस देखने को मिलेगा? सो फिब्रिन वायर्ड नेक्रोसिस कैन बी सीन इन टाइप 2, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, सो इट कैन बी सीन इन टाइप 2, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में फिब्रिन वायर्ड नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। अब देखो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। सो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स फिब्रिन वायर्ड नेक्रोसिस टेक्स प्लेस। सो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। तो हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए फिब्रिन वायर्ड नेक्रोसिस के बारे में। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, फिब्रिन डिपोजिशन, इट कैन बी सीन इन टाइप 2, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन होता है, एंड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फिब्रिन वायर्ड नेक्रोसिस टेक्स प्लेस। अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। ओके, सो एग्जांपल्स। सो फर्स्ट एग्जांपल इज पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, आर्थराइटिस नोडोसा। अब देखो पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में क्या होता है? इट इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब देखो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में एंटीजन भी फ्री होता है, एंटीबॉडी भी फ्री होता है। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बाद जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है वो जहां पर डिपॉजिट होगा जिस आर्टरी की वॉल में, वहां पर फिब्रिन वायर्ड नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, राइट? Okay, this is polyarthritis nodosa. This is the example of fibrin wire necrosis. Now we are going to discuss about second example, that is malignant hypertension. Malignant hypertension. What happens in malignant hypertension? Very high blood pressure. Very high blood pressure. Or due to high blood pressure, organ damage. Organ damage takes place due to very high blood pressure. So 2 examples we discussed. First polyarthritis nodosa and second malignant hypertension. एक बार quickly देखते हैं हम फिब्रिन वायर्ड नेक्रोसिस को, right? So it is type 2, type 3 hypersensitivity reaction. Morphology, fibrin deposition. Due to deposition of immune complexes, fibrin wire necrosis takes place. Examples: polyarthritis nodosa or malignant hypertension. Okay, so this is all about fibrin wire necrosis. अब हम बात करने जा रहे हैं last, that is gangrenous necrosis. It is very simple. Okay, so gangrenous necrosis. Gangrenous necrosis. गैंग्रीनस नेक्रोसिस। देखो गैंग्रीनस नेक्रोसिस 2 प्रकार का होता है, पहला ड्राई गैंग्रीन और दूसरा वेट गैंग्रीन। ओके, सो इट इज 2 टाइप। फर्स्ट इज ड्राई गैंग्रीन एंड सेकेंड इज वेट गैंग्रीन। फर्स्ट इज ड्राई गैंग्रीन एंड सेकेंड इज वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन में क्या है? देखो पहले ही पढ़ चुके हैं कोगुलेटिव और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। सो कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज ड्राई गैंग्रीन एंड लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस इज वेट गैंग्रीन। सो इन ड्राई गैंग्रीन आई कैन राइट दिस इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज
ड्राई गैंग्रीन एंड लिक्विफैक्टिव necrosis is wet gangrene. Okay, so this is all about gangrenous necrosis. तो इस वीडियो में हमने नेक्रोसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, नेक्रोसिस के बेसिक्स के बारे में और साथ ही साथ इसके टाइप्स के बारे में, राइट? तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे एपोप्टोसिस के बारे में. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच.